हो चुका है। उत्तर प्रदेश के चुनाव, पंजाब में हुई पोलिंग, साथ ही साथ गोवा और उत्तराखंड पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी, स्वागत है आपका। मैं शुरुआत करता हूं पंजाब से, जहां पर 5 पार्टियों के बीच में बड़ा जबरदस्त संघर्ष हुआ। आप ये बताएं कि आपकी रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? क्या पंजाब में आपके हिसाब से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने वाली है या हम एक हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप पंजाब को भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये पहली बार मौका मिला कि वह पंजाब में एक तरीके से जिसको कहते हैं कि सही तरीके से चुनाव लड़ने के लिए। इससे पहले हम गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, 117 सीटों में हम 23 सीटों पर सीमित हो जाते थे, वो भी शहर के कुछ इलाके में। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रियली पंजाब में अपने को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था। इस चुनाव में हमको पहली बार मौका मिला और हम 65 प्लस सीट्स पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम रुझान देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने एक सीरियस पार्टी यानी सीरियसली चुनाव लड़ने वाली पार्टी के रूप में हमको देखा है और हमारे प्रति उनका आकर्षण भी आया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पीपल फ्रॉम कांग्रेस, पीपल फ्रॉम अकाली दल एंड पीपल फ्रॉम अदर पार्टीज ऑल्सो हैव जॉइंड भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए वो बहुत अग्रेसिवली आगे आए हैं। जहाँ तक पंजाब के चुनाव का नतीजा कहने का सवाल है, हम बेहतर करेंगे, लेकिन यह जो 5 पार्टियों के बीच में जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें कुल मिलाकर के किसी को भी कोई स्पष्ट मैंडेट दिख नहीं रहा है और एक हंग असेंबली की तरफ ही जाने की स्थिति दिखती है। अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व साथी अकाली दल के साथ अलायंस करने के बारे में फिर सोचेगी? क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद अमृतसर ईस्ट के अकाली कैंडिडेट विक्रम मजीठिया का बयान आया कि हाँ, ये तो हमारे पुराने दोस्त रहे हैं, हम बीजेपी से अलायंस अगर जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को एक्सपैंड करना और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होना। इसलिए हम कोई किसी को मदद करने के लिए या किसी के साथ जुड़ने के लिए ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान पहुँचे और उसमें कोई रुकावट ना आए, ये हमारा उद्देश्य होगा। लेकिन हम कोई अलायंस करेंगे या किसी के साथ, पहले भी मैंने कहा था आपसे कि हम किसी को भेजते नहीं हैं और हम किसी से दूर होते नहीं हैं, लेकिन हम फिर किसी के पास नज़दीक जाए ये इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, और मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरी ये जिम्मेवारी है कि जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत हो, इसके लिए हम। मैं समझा नहीं, क्या पोस्ट पोल अलायंस का अकाली दल के मुझे साथ संभावनाएं कम दिखती हैं। हम पार्टी को एक्सपैंड, होता क्या है जब अलायंस होता है तो 10 चीज़ें उसके आउटकम्स होते हैं। वी वांट टू गो इंडिपेंडेंटली इन पंजाब और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। तो अगर हंग हाउस आता है तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन की सूरत बन सकती है? ये नहीं, ऐसा तो नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी दिल्ली के बाद आपकी एक दूसरे राज्य में सरकार बन जाए, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, हम पॉजिटिव नोट पर चुनाव लड़ते हैं, हम नेगेटिव नोट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं और हम किसी को छोटा करने के लिए लड़ते हैं, हम इशू बेस्ड चुनाव लड़ते हैं। इसलिए कोई हमारी ऐसी स्ट्रैटेजी इस तरीके से नहीं होती है। लेकिन हाँ, बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट की अपनी जिम्मेवारियां हैं जिसको निभाना है और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमको भी वो निभानी पड़ेगी। है तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इसलिए आज की डेट में मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकूंगा और हमारे वरिष्ठ नेता इस पर सारी चीज़ों को एक बार पार्लियामेंट्री बोर्ड में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि नीदर वी गो फॉरवर्ड विथ ए नेगेटिव माइंडसेट नॉर वी कॉम्प्रोमाइज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। इसके बीच की जो स्थिति होती है उसको हम लेकर के चलेंगे, इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलेंगे। जो पूरा खालिस्तान का मुद्दा उठा चुनाव के आखिर में, उस पे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तो बड़ा ही स्वीट टेररिस्ट हूँ, कि मैं तो स्कूल भी बनाता हूँ, बिजली भी फ्री देता हूँ, पानी भी देता हूँ, अस्पताल भी बनाता हूँ, ये मैं कैसा आतंकवादी हूँ? और अगर आतंकवादी हूँ तो इतने साल जब बीजेपी की सरकार थी इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? देखिए,
मैं किसी व्यक्ति पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके बोल में और उनके एक्शन में ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है, और पास्ट हिस्ट्री भी इस बात को कहती है। मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, पॉलिटिकल पार्टी बनी, मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, पॉलिटिक्स की, मैं नेतागिरी नहीं करूंगा, नेतागिरी की, सरकार में नहीं आऊंगा, सरकार की, कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसलिए क्रेडिबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, मैंने इतने गिना दिए आपके सामने, मैं व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए उनका ये स्वीट टेररिस्ट बोलना और इसका ये छलावे की बात हो सकती है, लेकिन मैं इसमें से जो बहुत सीरियस प्रश्न मेरे मन में खड़ा हो रहा है कि वह ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि उनका खालिस्तानियों के साथ कोई संबंध नहीं है। Why he was not able to say this? Why he could not say कि he has no relationship with any terrorist group? Why he could not say that he had no meetings with any terrorist outfit? ये क्यों नहीं कह पाए हैं? ये ना कह पाना और बात को डाइवर्ट करना, स्वीट टेररिस्ट हूँ, अब वैसे तो जिसको बोलते हैं कि गुड अच्छे पहनावे में कोई बहुत गलत विचार भी हो सकता है और होता है। अक्सर लोग अच्छी पैकेजिंग करते हैं, दैट डज नॉट मीन दैट द कंटेंट इज ऑल्सो दैट रेलेवेंट और इट इज़ दैट नेशनल, वो नेशनल नहीं हो सकता है। तो ये जो आरोप लगे उनके ऊपर, उस आरोप का उन्होंने कहीं भी खंडन नहीं किया। वो तो ये कह रहे हैं कि कुमार विश्वास को पीछे से जनरेटर में ईंधन आप ही भरना है। देखिए, ये तो अब कि कोई भी किसी को भी कह सकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कोई भी, मान लीजिए आपकी बात को मैं 1 मिनट के लिए मान लें, ऐसा है नहीं हमारा कोई इस तरीके का विषय, और न ही कोई इस तरीके का हम लोगों ने कोई ईंधन भरा या ये, लेकिन मैं कहता हूँ कि कम टू द पॉइंट। जो उसने प्रश्न पूछा उसका जवाब पंजाब की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है। आप कैटेगोरिकली नो क्यों नहीं कह रहे हैं? मैं तो बड़ा स्वीट आतंकवादी हूँ, दिस इज डाइग्रेसिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट, और ये एक तरीके से लोगों को छलावे में डालने की बात है, और यह बहुत सीरियस प्रश्न है, एक बहुत बड़ा सीरियस चार्ज लगा है। इस चार्ज से मुक्ति पाने का तरीका सिर्फ एक है कि आप यस या नो में जवाब दें। आपको आप और कांग्रेस का पोस्ट पोल अलायंस होता दिखता है पंजाब में? कभी ऐसा हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की सोच क्या हो सकती है वो तय करें, लेकिन तो पास्ट में तो किया ही है इन लोगों ने, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की बात वो ना सोच सकते हो। पंजाब से निकल के आते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब सारा एक्शन यूपी में आ गया है। 172 सीटों का चुनाव हुआ है। पिछली दफा आपने 140 सीटें जीती थी, 80 से ज़्यादा बीजेपी का ओवरऑल स्ट्राइक रेट था। जब वर्ल्ड कप जीत गई होती है टीम, तो अगली दफ़ा यही माना जाए कि कुछ ना कुछ तो हर फेज़ में बीजेपी को सीटों का लॉस हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी 203 के जादुई आंकड़े को पार कर पाएगी? क्या आप मानते हैं कि यूपी का वर्तमान चुनाव जैसे पहले लग रहा था उससे ज़्यादा टाइट और एक्साइटिंग है? देखिए राहुल जी, मैं आपके सामने सिर्फ एक ही बात रखना चाहता हूँ कि हर बार ये हो रहा है। 2017 का चुनाव हुआ तो सपा और कांग्रेस एक साथ आई, तो कहा बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया और अब बड़ी दिक्कत आएगी बीजेपी को। फिर उसके बाद 2019 का चुनाव आया तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिल गए। फिर उस समय लोगों ने कहा ये तो बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन हो गया है, इस कॉम्बिनेशन में बहुत बीजेपी को नुकसान होगा, और इस बार वो आरएलडी के साथ उनका समझौता हुआ। वेस्टर्न यूपी के साइड में ही थोड़ा उनका इम्पैक्ट दिखता है। मैं इन सब को एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं राइट फ्रॉम फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, मैं 2014 से बोल रहा हूँ कि ये गेम जो आप मैथमेटिक्स की गेम खेलते हो, ये केमिस्ट्री है, इसको समझना पड़ेगा। नेताओं के मिल जाने से वोट मिलता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये गलतफहमी में है लोग, और वोट किस तरीके से पड़ता है उसका रास्ता कुछ अलग ही होता है। आज का ज़माना एक ज़माना था जब लोग कहते थे किसको वोट दोगे, तो वहाँ के जो लीडर्स होते थे, पीयर्स होते थे, वो डिसाइड करते थे और गांव का गांव वोट देता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है
किसी के कहने पर कोई वोट नहीं देता है, और गरीब आदमी तो अपने वोट के बारे में बहुत सजग है और बहुत सोच समझ करके वोट देता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ना हम कहीं टाइट हैं और न ही कहीं गिरावट है। हम 300 प्लस आराम से जा रहे हैं। और मैं फिर आपसे कहूँगा, उस समय भी मैंने कहा था, मैंने कहा था कि देखिएगा नतीजे हमारे पक्ष के एक तरफा आएंगे, और मैं आज भी यही कहता हूं कि हमारे पक्ष के आएंगे, एक तरफा आएंगे। ये जो जिस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट वोट पर नहीं पड़ता है। वोट करते समय लोग बहुत सी चीज़ों को देख करके वोट करते हैं, और इसलिए पार्टियों का मिल जाना और नेताओं का मिल जाना ये एक अलग चीज़ है, और वोटर का उसके साथ जुड़ जाना ये अलग चीज़ है। और इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके मोदी जी के प्रति, और जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है उसके प्रति लोग विकास को वोट दे रहे हैं, लोग डेवलपमेंट के साथ साथ सुरक्षा को वोट दे रहे हैं, लोग अपने एरिया के डेवलपमेंट के साथ साथ उत्तर प्रदेश एज ए होल जो आगे बढ़ रहा है उसको वोट कर रहे हैं। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये लोगों में नीचे तक जा चुका है। लोग इसको मानते हैं, और लोग अब कोई जाति के आधार पर, कोई इसके आधार पर, कोई उसके आधार पर इस पर वोट नहीं देते। 2014, 17 और 19 में बीजेपी की बड़ी जीत की एक वजह यह थी कि जो मुस्लिम वोट था वो स्प्लिट था। जैसे जहां बीएसपी का मजबूत कैंडिडेट था वहां बीएसपी के कैंडिडेट को पड़ गया, कोई इंडिपेंडेंट हो उसको पड़ गया। अभी खासतौर से फर्स्ट 2 फेजेस में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि जैसे बंगाल में था, एक मुश्त जो माइनॉरिटी वोट है वो सपा के पक्ष में पड़ा है। जैसे ही एक मुश्त होकर वोट पड़ जाता है तो वैसे ही चुनाव पहले से ज़्यादा टाइट हो जाता है। आप कह रहे हैं कि टाइट नहीं है, लेकिन ये तो चुनावी गणित ही बताता है कि जैसे 2017 का चुनाव था, अगर यादव वोट और मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो जाए और उसमें कुछ जाट वोट जड़ जाए तो 2017 वाले चुनाव वाली सूरत नहीं बनती है। देखिए, आप जब कह रहे हैं कि वो कंसोलिडेट हो रहा है, पहले तो मैं मान रहा हूं कि जैसा मैंने पहले कहा कि लीडर्स के इकट्ठा होने से नीचे जनता इकट्ठी होती है, ऐसी स्थिति नहीं आती है। मान लीजिए आपने कहा कि एक पर्टिकुलर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो विकास के लिए भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, इसके लिए भी इकट्ठे हो रहे हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये चुनाव दिखने में आपको जरूर लगता होगा, लेकिन लोगों ने मन बनाया है, और वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, डेवलपमेंट के पक्ष में, पीस के पक्ष में, लॉ एंड ऑर्डर के पक्ष में एक तरफ इकट्ठा हो रहा है। जब चुनाव शुरू हो रहा था तब चर्चा हुई एक्सप्रेसवे की कि ईस्टर्न यूपी में हमने इतने शानदार एक्सप्रेस बनाए। चर्चा हुई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की कि देखिए कितना भव्य मंदिर हमने बनाया। अब हम आ रहे हैं टेररिज्म पर, हम आ रहे हैं राष्ट्रवाद पर। तो लोग ये कह रहे हैं कि लगता है कि बीजेपी, क्योंकि पिछले भी चुनाव में बीच में ही वो कब्रिस्तान, शमशान, इस तरह की बातें आई थी, तो लोगों को लग रहा है कि बीजेपी वही अपनी पुरानी लाइन पे जा रही है कि किसी तरीके से हिंदुओं को हिंदू बना के पोलराइज कर दो, मुस्लिम पोलराइजेशन के खिलाफ। देखिए, ऐसा नहीं है। हम कहीं भी, कोई भी हमारे नेता और किसी भी वक्तव्य में डेवलपमेंट गौण नहीं है। डेवलपमेंट हमेशा है, और डेवलपमेंट से ही शुरू होती है सारी बात। एक्सप्रेस हाईवे, यूनिवर्सिटीज़, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, 10 न्यू यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आए हैं, उसके साथ साथ 78 कॉलेजेस खुले हैं, 28 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हैं। इकॉनमी में नंबर 2 पर आकर के खड़ी हो गई है उत्तर प्रदेश की इकॉनमी। इस एक्सप्रेस हाईवे आपने चर्चा की, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनकर के तैयार हो रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर के आ रहा है, इसी वेस्टर्न यूपी में ही बनकर के जेवर में आ रहा है। तो ये सारी बातें हम कहते हैं, और इन सारी बातों के प्रति लोगों का रुझान है। लेकिन इसके साथ साथ जो सामने वाला है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसको भी एक्सपोज करना हमारी जिम्मेवारी होती है। ये जिन्ना शब्द ऐसी आसानी से नहीं निकल गया, ये गलती से नहीं निकल गया, ये प्लानिंग से निकला। अब उसके इंटेंशन को बताना ये हमारे अधिकार है कि नहीं है। उसी तरीके से पर जिन्ना का 2022 के चुनाव से क्या लेना देना सर? हमारा नहीं, उनका लेना देना है ना। तो उनका लेना देना है, तो जो उनकी इंटेंशन है उसको हमको स्पष्ट करना है कि नहीं करना है। अब जैसे आप देखिए, एक शासक
15 टेररिस्ट केसेस को वापस लेता है एक चीफ मिनिस्टर, अखिलेश जी बतौर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने 15 केसेस, और वो हीनियस क्राइम्स हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हैं, अटैक ऑन सीआरपीएफ कैंप है, एक नहीं, कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के कोई 500 लोगों की जानें गई हैं और लगभग कोई 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। विथ वन स्ट्रोक आप उस केस को विड्रॉ करते हो। ये लोगों के सामने लाना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? इज इट नॉट ए नेशनल इंटरेस्ट? पर ये कह देना, ये प्रदेश के इंटरेस्ट में है कि नहीं है कि ये जनता जाने कि जो लोग आपके सामने कोई स्वीट टेरेस्ट के नाम पर आता है, कोई स्वीट लेटर के नाम पर आता है, उसकी स्वीटनेस कितनी है और वह जनता को क्या दिया है, व्हाट इज हिज पास्ट, ये हमारा बताना तो जिम्मेवारी है। हम कोई चुनाव को उधर की ओर ले जा रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, एवरी इशू हैज टू बी ब्रॉट और उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों के सामने रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है, हम पूरा करते हैं। पर पीएम का ये कहना कि आतंकवादी साइकिल चला रहे थे, इस पर खूब चर्चा हो रही है। अखिलेश उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साइकिल तो सब पूरा यूपी चलाता है, जितने गरीब लोग हैं वो सब साइकिल चलाते हैं। तो क्या बीजेपी ये कह रही कि जो साइकिल चलाता है वो आतंकवादी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो यूपी की जनता बहुत समझदार है, होशियार है, उनको मालूम है कि साइकिल का, समाजवादी साइकिल का संबंध बॉम्ब ब्लास्टिंग से है। ये वो अच्छे से समझती है। गरीब आदमी के साइकिल चलाने पर किसी को न कोई कष्ट है और न ही ये इशारा प्रधानमंत्री जी का उधर जाता है। ये इशारा उधर ही जाता है कि साइकिल का साथ जो समाजवादी पार्टी का सिंबल है उसका सीधा संबंध आतंकवादियों के साथ है। ये, और ब्लैक एंड व्हाइट में बता रहा हूं, आई कैन कोट यू द डेट, 26 अप्रैल 2012 उन्होंने 15 केसेस वापस लिए हैं, जिसमें कचहरी बम ब्लास्ट है, जिसमें गोलघर गोरखपुर बम ब्लास्ट है, जिसमें श्रमजीवी ट्रेन के बम ब्लास्ट का केस है, उसमें संकट मोचन वाराणसी का केस का विड्रॉल है, उसके अंदर हमारे ये सीआरपीएफ के कैंप पर अटैक होने में 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। दिस हैपेंड ऑन दी 31st नाइट 2007, 31st दिसंबर नाइट एंड 1st 2008 के जनवरी के सुबह को अटैक हुआ, उसमें मारे गए। और इन सब लोगों को छुड़ाने का काम 26/4/2012 को अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री किया। अब ये बताना तो हमारा काम है। साइकिल आपका सिंबल है, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि साइकिल वालों का संबंध आतंकवादियों के साथ है, तो ये आतंकवादियों के साथ तो स्पष्ट दिखता है। अभी अहमदाबाद बम ब्लास्ट में 38 लोग को सजाए मौत सुनाई गई है। वहाँ शहाबुद्दीन जो मुजाहिदीन का इंडियन मुजाहिदीन का जो नहीं लश्कर तौबा का जो कमांडर इन चीफ था, उसके केस को वापस लिया, तारिक कासमी के केस को वापस लिया, खालिद मुजाहिद के केस को वापस लिया। अभी ये जिसके जो आजमगढ़ का रहने वाला है, मैं नाम भूल गया हूँ, सब बाटला हाउस वाला, बाटला हाउस वाला नहीं, ये जो अहमदाबाद बम ब्लास्ट केस हुआ, अहमदाबाद में जिन 38 लोगों को सजाए मौत हुई है, उसमें से एक व्यक्ति आजमगढ़ का है, शमशाह नाम है। उसके पिताजी की तस्वीर सोशल मीडिया पर और मीडिया में चल रही है, जो अखिलेश जी के साथ दिखते हैं। तो ये प्रश्न खड़े होते हैं, इन प्रश्नों को हम कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि अखिलेश ये कहते हैं कि बीजेपी ये सारे मुद्दे उठा रही है क्योंकि वो विकास से भागना चाहती है, क्योंकि कोविड में जो ओमाइक्रॉन वेव हुआ, उससे पहले डेल्टा वेव हुआ, बेरोजगारी हुई, लोग परेशान हैं, इसलिए बीजेपी लोगों का ध्यान भटका रही है। बिल्कुल नहीं, विकास के चैंपियन हम ही हैं। आप अखिलेश जी की स्पीच उठा के देखिए, विकास के बारे में उन्होंने क्या बात की है। और मैं अभी भी आपके सामने चैलेंज करता हूं कि अभी चुनाव बाकी है, 4 फेजेस बाकी हैं, वह उन्होंने विकास में क्या क्या काम किया है उसको लेके क्यों नहीं आते? आप अखिलेश जी की सारी स्पीचेस उठा करके देखिए, ही हैज स्पोकन नथिंग अबाउट विकास, ही हैज गॉट नथिंग टू से ऑन डेवलपमेंट। उनके पास है ही कुछ नहीं। तो कहते हैं हमारी एक्सप्रेसवे का जिसका हमने स्टार्ट किया, अब आप उसको बोल रहे हैं कि आपने बनाया। रुमाल रख करके चले जाना, रिजर्वेशन करना इनकी तो आदत है। इसमें मैं कोई दो राय नहीं मानता हूं कि शिलान्यास करने में ये एक्सपर्ट है, उसके बाद काम करने में एक्सपर्ट नहीं है। काम करने का काम, अब ये जेवर एयरपोर्ट का अब काम शुरू हुआ, क्यों डिले हुआ? डिले क्यों हुआ ये तो आपके सामने। आप बोलेगा हमने इसकी कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। अरे कॉन्सेप्चुअलाइज तो किया था, उसके बाद आप सरकार में आए और चले भी गए, क्यों नहीं किया? हु स्टॉप्ड यू? तो ये इनके, मैं आपको फिर बताता हूं, ये सब इनके दिखाने की बातें होती हैं। डेवलपमेंट इज नॉट देयर एजेंडा। डिवाइड और वोट बैंक पॉलिटिक्स करो, पोलराइज करो, वोट चंक को लेकर के आओ। और मोदी जी ने इसी संस्कृति को तो चैलेंज किया है।
वोट बैंक की ही पॉलिटिक्स को इंडियन पॉलिटिक्स में किसी ने चैलेंज किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने चैलेंज किया है, और चैलेंज ही नहीं किया है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बनी है। आज वोट बैंक पॉलिटिक्स क्षीण हो रही है, आज वोट बैंक पॉलिटिक्स डाइल्यूट हो रही है। ये नेता जितना कुछ कहते रहे, वोटर बड़ा होशियार है, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बाय एंड लार्ज सब कुछ करने के बावजूद भी इतने कोरोना के संक्रमण में जितने भी चुनाव हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश का चुनाव कमंडल का चुनाव है या मंडल का चुनाव है? ये विकास का चुनाव है, और न ही कमंडल का चुनाव है और न ही मंडल का चुनाव है। यह चुनाव विकास का चुनाव है और सुरक्षा का चुनाव है और सेफ्टी का चुनाव है। माफिया राज को खत्म करने का चुनाव है, और माफिया राज फिर से न पनपे इसका चुनाव है। डेवलपमेंट की एस्पिरेशंस हैं लोगों की, वह डेवलपमेंट की एस्पिरेशंस मोदी जी और योगी जी से ही दिखता है। ये इसका चुनाव है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि जाति का कोई लेना देना नहीं, हकीकत यह है कि खास तौर से जो गैर यादव ओबीसीज हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहाँ पे वोट देते हैं और उनका वोट किस हद तक टूटता है बीजेपी से, बहुत हद तक यही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को जीतेगा कौन। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं राहुल जी, और मैं आपको फिर बताता हूं कि वो कास्ट के आधार पर वोट नहीं दे रहे हैं, वह वोट दे रहे हैं डेवलपमेंट के आधार पर और उनकी एम्पावरमेंट के आधार पर। ये इनके देखिए, ये जमीन से जुड़े हुए, मैं इंटरव्यू में क्या कहूँ, मतलब मैं ऐसे देखिए, ये लोग सत्रप्स के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और सत्रप्स जाति के नेता होते हैं। इनको लगता है कि जातियां इस तरीके से वर्क करती हैं। ये इनको जानकारी नहीं है कि इनके नीचे से वोट इनका खिसक चुका है। नहीं, पर निषाद को राजभर को तोड़ के तो आप ही लाए थे। लोग वोट दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को, लोग वोट दे रहे हैं आयुष्मान भारत को, लोग वोट दे रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, लोग वोट दे रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को, लोग वोट दे रहे हैं स्वच्छता अभियान के इज्जत घर को, और लोग दे रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो अन्न दिया गया है। कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन वो ज़्यादा होता है लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव के बाद जो राज्य सरकारों के चुनाव हो उसमें बीजेपी का औसत वोट प्रतिशत जो है वो करीब 13% गिरा, जिसमें महाराष्ट्र में 9% गिरता है, हरियाणा में 22% गिरता है, झारखंड में 22% गिरता है, दिल्ली में 17% और बिहार में 11%। और इसके पीछे की वजह यह है कि जो सेंट्रल स्कीम्स है जिनका आपने नाम लिया, वोटर्स को बाकी राज्यों में ये लगता है कि हाँ वो तो मोदी जी ने किया, हमने मोदी जी को दे दिया, यहाँ का हिसाब तो हम अलग लेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के हिसाब में देर इज़ नो एंटी इनकम्बेंसी, देर इज़ प्रो इनकम्बेंसी फॉर योगी गवर्नमेंट। इसलिए राइटफुल तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, राहुल जी, यह भी होना आवश्यक है जो जनता चाहती है। जो मोदी जी ने दिया वो अक्षरशः इम्प्लीमेंट हो, इसकी भी तो हमको चिंता करनी है, और ये हमको नहीं, वोटर चिंता कर रहा है। इसलिए वोटर योगी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए अग्रसर भी है, आगे भी बढ़ा है और एक्टिवली आगे आ रहा है। और आखिर मोदी जी ने दे दिया, तो मोदी जी ने तो आयुष्मान भारत वेस्ट बंगाल में भी दिया लेकिन नहीं इंप्लीमेंट हुआ, दिल्ली को भी दिया है, नहीं इंप्लीमेंट हुआ। तो पीपल अंडरस्टैंड whom they want, और यहीं पर डबल इंजन आती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना योगी जी का भी आ रहा है, मोदी जी का भी आ रहा है, योगी जी का भी आ रहा है। जनता चाहती है और जनता ने देखा है कि उनको एम्पावर किस तरीके से किया है, उनके जीवन में बदलाव किस तरीके से आया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक महिला मिली, बोले वोट किसको देंगे, मैं इंटरैक्ट करके बताता हूँ आपको। बेटवा को वोट देंगे। कौन? मोदी जी को। क्यों? गैस का कनेक्शन दिया, रसोई दिया, इज्जत घर दी और हमारा मकान बना के दिया, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। उसी तरीके से सौभाग्य योजना में एक व्यक्ति बोल रहा है कि 10 दिन के अंदर हमारे यहाँ बिजली आ गई, हमको क्या चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा, और मैं मानता हूं कि एक ज़माने में जातियों के ही आधार पर वोट पड़ते थे, यही तो ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे। मोदी जी ने इस बात को अब भारत के राजनीति में इसके रोल को कम किया है और लोग अब अपने एम्पावरमेंट के साथ जोड़ करके अपने वोट को देखें। पर आप ये मानेंगे कि रोजगार बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जैसे हम हमारे तमाम रिपोर्टर्स की जो रिपोर्टिंग देख रहे हैं उसमें बेरोजगारी की चर्चा और युवाओं से बात करो, और लाजमी तौर पे क्योंकि इकोनॉमी भी रिसेशन के दौर से गुजरी है, पेंडेमिक भी रहा, कोविड भी रहा, इस सब के चक्कर में आप मानते हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ा चैलेंज है? चैलेंज, देखिए, युवाओं की इच्छा, मतलब उनको रोजगार चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन युवा भी ये जानता है कि रोजगार कब मिलेगा,
तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ही सरकार में मिलेगा। और उसके जो एवेन्यूज खुलेंगे, इकॉनमी आज सेकंड नंबर की इकॉनमी उत्तर प्रदेश पहुंच गई है, और मैं आपको बताता हूं कि आने वाले में ये नंबर 1 पर इकॉनमी पहुंच जाएगी। आफ्टर ऑल इसके डेवलपमेंट के कारण राहुल जी, नीचे ज़मीन पर रोजगार के अवसर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और उस अवसर को लेने का काम युवा करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए आशा भी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि अखिलेश जी को इस बार विकास नाम की चीज़ों पर चर्चा, हालांकि उनके लिए प्रेम तो जिन्ना और इन्हीं सब चीज़ों से है, उनका भाषण इन्हीं सब चीज़ों पर होता है। और मुझे बहुत दुख भी होता है कि उनके वक्तव्य सुनता हूँ या इन लोगों के, तो ये जिस तरीके से छीटाकसी करते हैं उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता। विकास डेवलपमेंट की तरफ लोग जा चुके हैं। कह रहे मैं तो इतनी मेहनत करता हूं, अब मैं अपना नंबर दे रहा हूं, योगी जी का नंबर ले लो, सुबह सुबह फोन करो, देखो कौन जगता है। वो तो कह रहे हैं योगी जी सुबह सुबह जगते ही नहीं है। ये अब जो ये कहता है कि योगी जी सुबह जगते नहीं है, वो किस दुनिया में है राजनीतिक दृष्टि से, और उनको जमीन के धरातल की कितनी जानकारी है, ये इसके बारे में वह इसका पटाक्षेप हो रहा है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज नोइंग अबाउट योगी आदित्यनाथ। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको जमीन की जानकारी कितनी है। चुनाव अब बढ़ रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पे यादव भी अच्छी खासी संख्या में है, मुसलमान भी अच्छी खासी संख्या में है, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनसे सपा का टाई अप हुआ, जिनके आपके पास रहने से पिछले चुनाव में आपको फायदा हुआ, अब वो भी गैर यादव ओबीसी जातियों के नेता कुछ तो एसपी में आए हैं और कुछ के साथ छोटी पार्टियों के साथ अलायंस हुआ है। क्या आप मानेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है इस चुनाव में? राहुल जी, 2019 में ये ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ नहीं थे, ये चले गए थे। अब आप सोचिए, सपा, बसपा और ये सब मिलकर ही लड़े थे और हम जीते थे। इसलिए ये फिर मैं यही कहूँगा कि ये अपने लिए नेता रह गए हैं, नीचे ज़मीन पर कुछ नहीं है। और ऐसा कहना अच्छा नहीं होता, लेकिन वोटर जो है वो रिस्पेक्ट देता है, बोलता है हमारे वो है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो अपनी एम्पावरमेंट की तरफ देखता है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी संख्या में अच्छी तरीके से हम कंफर्टेबली जीतेंगे। नहीं, क्योंकि हकीकत ये भी है कि सपा का ये पहले गढ़ हुआ करता था, बीजेपी का 2014 के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में दखल हुआ, उसके पहले तो सपा का गढ़ था। और अखिलेश की पूरी उम्मीद यही है कि अगर वो बीजेपी को कहीं पटकनी दे सकते हैं तो ईस्ट यूपी में ही देंगे। ठीक है ना, देखिए ना, जिनको ये नहीं मालूम हो कि योगी जी कितने बजे उठते हैं, तो उनकी इच्छा कहीं होती हो तो बहुत अच्छी बात है। करहल में क्यों पिताजी को लाना पड़ा, पूज्य पिताजी को क्यों लाना पड़ा? करहल में लाने का अर्थ हमको समझ लेना चाहिए कि उनको यही नहीं समझ में आया कि घर ही मुसीबत में पड़ चुका है। तो अब जो आप अपने डोमिनेटिंग एरिया, आपको लग रहा है अखिलेश हार रहे हैं अपनी सीट पे? आप देखिए, मैं सिर्फ एक ही प्रश्न कर रहा हूं, मैं तो ये कह ही रहा हूं कि हमारे कैंडिडेट ने जबरदस्त टक्कर दी है और उनको वहां पर घेरा है, लेकिन आपको अपने पूज्य पिताजी को कहीं और आप नहीं ले गए, आप करहल में लाए उनको। इसका संदेश क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपको समझना चाहिए कि वो तकलीफ में है, घर में तकलीफ में है। यहीं से चुनाव शुरू होता है, जहां पे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो नेता हैं उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि मौर्यों की कई सारी सीटों में मौजूदगी है। आपको लगता है कि ये जो आपके मिनिस्टर्स, आपके फॉर्मर एमएलए छोड़ के गए, उसकी चोट पहुंचेगी आपको? बिल्कुल नहीं। और आप देखिए, इन्होंने अपनी सीटें बदली। आपके ध्यान में आया होगा कि इनकी स्थिति होती तो सीट क्यों छोड़ी आपने, सीट क्यों बदली आपने? तो ये दिखने के लिए दिखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि नेता जुड़ सकते हैं, नेता मिल सकते हैं, वोटर नहीं मिलता है। इट्स नॉट गेम ऑफ न्यूमेरिकल्स, इट्स गेम ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसके साथ बैठती है? तो केमिस्ट्री बैठती है मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ। वोटर आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ। वोटर अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करता है योगी जी के साथ। उसको लगता है कि अगर योगी जी की सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, विकास होगा, हमारी बात सुनी जाएगी, हम सुरक्षित होंगे, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होंगी और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को पनाह नहीं दिया जाएगा, सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। ये सब बातें जनता सब जानती है। मुख्य अभियुक्त मुजफ्फरनगर राइट्स का, उसको अखिलेश जी स्पेशल प्लेन से बुला करके डिनर कराते हैं और अपने घर का मेहमान बनाते हैं। ये किससे छुपा हुआ है?
तो आप बताइए कि अगर कोई मौर्य जी जाकर के मिल जाए अखिलेश जी के साथ, तो वोटर जाकर के मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इस बात पे खूब चर्चा हो रही है कि अगर बीजेपी बड़ी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करती है तो क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स चीफ मिनिस्टर्स के बीच में बढ़ जाएंगे, कि उनका एक तरीके से मुख्यमंत्रियों के बीच में कद बाकियों से कदम ऊपर हो जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ इस तरीके से सोचा नहीं जाता है। देखिए, योगी जी एक वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे सभी मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता हैं। हम सबको एक बराबर की दृष्टि से देखते हैं और सबको हम पूरी इज्जत भी देते हैं। लेकिन ये हमारा ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश का स्थान अपना एक उसका भूभाग से लेकर के, उसकी जो पॉपुलेशन से लेकर के उसका जो स्थान है, वो उत्तर प्रदेश का स्थान है ही है। तो उसके लिहाज से मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका स्थान है ही है, और वो स्थान हमेशा रहता है। लेकिन हम हमारी पार्टी में इस तरीके से सब लोग मिलकर के सारी चीज़ों को करते हैं, और वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनकी वरिष्ठता वैसे बरकरार रहेगी। कर्नाटक में इस वक्त हिजाब को लेके बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और बहुत सवाल ये उठ रहे हैं कि इसका उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में हमने देखा कि हिजाब पहनी महिलाएं जब स्कूल में जा रही थी या कॉलेज में दाखिल हो रही थी या एटीएम से पैसे निकाल रही थी, तो वहाँ पे भीड़ उन पे उग्र हो गई और कहा कि उतारो उतारो हिजाब उतारो। आपके हिसाब से कर्नाटक के हिजाब विवाद का उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान पे क्या असर है? देखिए, हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्यायालय के अधीन है मामला, न्यायालय इस पर तय करेगा, और भारत संविधान के आधार पर चलता है, इस तरीके से नहीं चलता है। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास को मुद्दा रखा है। हम लोगों ने लोग उछालने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी ऑन अ वेरी नेशनलिस्ट angle we have taken a stand that it is with the court and court will decide, and accordingly India runs on the constitution। तो संविधान की व्यवस्था की दृष्टि से चलेगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग हवा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चुनाव विकास और सुरक्षा पर होगा। हिंदुत्व के एक एक्टिविस्ट थे हर्षा, 20 फरवरी को उनकी शिवमोगा में मौत होती है और वो हिजाब के खिलाफ मुखालफत कर रहे थे, और सवाल ये उठा कि क्या जो उन्होंने हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया, क्या उनकी इसी वजह से हत्या हुई? आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इस विवाद को कैसे देखा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दुखदाई घटना है, और कानून अपना रास्ता लेगा। कानून दूध का दूध, पानी का पानी करेगा, और कानून जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो सेंटिमेंट्स हाई होती हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी वी हैव टू सी टू इट that we do not take law and order in our own hands and believe in the system, and system is going to take care of it। और हम सब लोगों को ये कहते हैं कि जब भावुक होकर के, भावनाओं के आधार पर हम अपने सेंटिमेंट्स को हाइटन करें और जिससे समाज में एक गलत वातावरण पैदा हो, इसको हम कभी भी इजाज़त नहीं देते हैं। शांति बरकरार रखना, पेशेंस रखना, लॉ पर विश्वास करना, कानून पर विश्वास रखना, और कानून की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज पर विश्वास रखना, इस पर हम हमेशा जोर देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसको उकसा नहीं रही, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि क्या बीजेपी को इसको हिंदू मुस्लिम यूपी में करने में फायदा हो रहा है? ये हमारा सोच नहीं है, कभी भी हमारी सोच नहीं है। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट को हमको ध्यान में रख करके काम करना होता है। हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं और संविधान की रक्षा करते हुए चलने वाले लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज पर हम विश्वास करने वाले। घटनाएं घटती हैं, सेंटिमेंट्स उठते हैं, उन सेंटिमेंट्स को संभाल करके, उसको चैनलाइज करके लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से जो दोषी हैं उनको सज़ा हो, इसकी हम चिंता करते हैं। हमको बंगाल में कम प्रोवोक नहीं किया, 12,000 के आसपास लोगों पर अटैक हुए, सब कुछ हुआ। हमने आपको उस दिन भी कहा था, वी विल फाइट डेमोक्रेटिकली, एंड वी आर फाइटिंग डेमोक्रेटिकली। हमने वहाँ SIT बैठवाई है, कोर्ट में केसेस लग रहे हैं, FIR हो रही हैं। तो ये पेशेंस का मामला होता है, तो पेशेंस के साथ हम लड़ेंगे। लेकिन हम समाज को तोड़ने के लिए या इस तरीके का कोई हम वक्तव्य दे और इस तरीके की चीज़ों को हम इनकरेज करें, ये हम बिल्कुल। कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री हैं KS ईश्वरप्पा, जिन्होंने बयान दिया भगवे ध्वज को लेके कि देश में भगवा ध्वज लहराएगा,
तो जो DK शिव कुमार हैं, सिद्धारमैया है, कर्नाटक के नेता, वो तो एकदम बीजेपी चढ़ गए कि यही बीजेपी की सोच है, इनको तो तिरंगा पसंद ही नहीं है, तो भगवा ध्वज चाहते। तो आपने ईश्वरप्पा से बात की? बिल्कुल। क्या कहा आपने? हमने दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वक्तव्य नहीं होना चाहिए बोला आपने? हाँ, पक्का, बिल्कुल। हम मैं इसमें देर कभी करता नहीं हूँ। देखिए, हम कानून पर चलने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। वी आर नेशनलिस्ट पीपल। और गलत बयानी, इररिस्पॉन्सिबल बयानी हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मैं, क्षमा करिएगा, कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, अति उत्साही हो जाते हैं, विदिन उनको मालूम है कि अब फोन आने वाला है और मैंने पूछना और अच्छे क्या बताया उन्होंने आपको? वो बता रहे थे कि ऐसा हुआ शिव कुमार ने कहा। मैंने कहा नथिंग डूइंग। अच्छा किया, टाइट किया मतलब? हम शब्द टाइट नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको हमने जिन शब्दों में बताना चाहिए था कि इस तरीके से नहीं होता है, और ये ठीक नहीं है, ये कभी कर्नाटक में वैसे कभी ऐसा पोलराइजेशन रही नहीं, जैसे यूपी में हो या बंगाल में भी देखी गई। कर्नाटक में तो जहाँ वहाँ के लोग भी ऐसे साधारण तौर पे ऐसा रहा नहीं है, जैसे अब एकदम उबाल पे आ गई कर्नाटक हाँ, में। लेकिन उसमें एक थोड़ी सी और भी दिक्कत होती है। वो क्या होता है कि कुछ लोग भाषण देते देते अपनी लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, और वो मीनिंग भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी कह देते हैं। हमारा कहना है मीनिंग था, नहीं था। Such words should not be spoken। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं। चलिए, अच्छा कि आपने स्पष्ट कर दिया। एक और दिलचस्प चीज़ ये हुई कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पहुंचे मुंबई। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई उद्धव ठाकरे से, उनकी मुलाकात हुई शरद पवार से, और चर्चा हुई कि एक गैर बीजेपी, उसमें कांग्रेस का रोल है नहीं है, उस पर अभी भी सवाल है, लेकिन एक गैर बीजेपी तमाम जो रीजनल पार्टीज का अलायंस बने 2024 के लिए। बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पे ये जो नॉन बीजेपी अलायंस बनाने की के चंद्रशेखर राव की कोशिश है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर चुनाव से पहले इनका भारत भ्रमण होता है, और हर चुनाव के बाद भी, परास्त होने के बाद भी भारत भ्रमण होता है। अच्छी बात है, प्रजातंत्र है, किसी ने मना तो किया नहीं है। इस बार इनका वेस्ट से शुरू हुआ है, पिछली बार ईस्ट से शुरू हुआ था, ममता जी के पास पहले गए थे। ये मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, चिंतन चलता रहता है इनका। ये चिंतन अच्छी बात है प्रजातंत्र के लिए। हम किसी को रोकते तो है नहीं। हम एक बात जानते हैं, देखिए, मैं आपके सामने राहुल जी बात करना चाहता हूं। प्रजातंत्र के लिए खतरा तो नहीं कहता, लेकिन यह एक अच्छी निशानी नहीं है। ये स्वास्थ्य के लिए, प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए। क्यों? ये नहीं, ये पारिवारिक पार्टी का होना और रीजनल पार्टीज का नेशनल लिमिट से बाहर के कोई की इश्यूज को लेकर के आगे बढ़ना, यह कोई स्वस्थ प्रजातंत्र के लक्षण नहीं दिखते हैं। और आज आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें और एक दो आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी को छोड़ दें, बाकी सब पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई हैं। आप जम्मू कश्मीर से शुरू करें, PDP, NCP, लोकदल, समाजवादी पार्टी, TMC, KCR, TSR, TDP, शिवसेना, ये सब परिवार की पार्टियां बन गई हैं। और उसी तरीके से ये रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर के भी चल रही हैं। नेशनल पार्टी और कांग्रेस भी अपना इंडियन रह गई है, ना ही नेशनल, ना ही कोई नेशनल उसका, वो भी अब रीजनल पार्टी बनकर के कुछ सूबों में रह गई है। और ये भी अभी रीजन भी ढूंढना पड़ेगा अब, और ये भी अब भाई बहन की पार्टी रह गई है। ये भी कोई अब कोई बड़े राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हम तो तैयार हैं, हम तो कहते हैं कम ऑल टुगेदर विद अस अगेंस्ट अस, वी डोंट माइंड, वी आर आइडियोलॉजिकल पार्टी। हमको जीत कुर्सी के लिए नहीं चाहिए, हमको जीत देश को मजबूती के लिए चाहिए। हमको जीत इसलिए चाहिए कि प्रदेश अनकॉम्प्रोमाइजिंगली विकास के साथ जुड़ करके लोगों को एम्पावर करे, हैव नॉट्स को ताकत दे। हम इसलिए सरकार में आते हैं, हम इसलिए राजनीति करते हैं। हमको किसी परिवार का पालन पोषण नहीं करना है, भरण पोषण नहीं करना है, हमने परिवार के आधार पर नहीं चलाना है। लेकिन हमें मालूम है कि ये सब लोग, क्योंकि इनका उद्देश्य कुर्सी को हासिल करना है, इसलिए बार बार ये मैथमेटिक्स करते हैं और हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। हमारे साथ उनका लगाव क्यों होता है? क्यों तेलंगाना का आदमी भी, हमारा तमिलनाडु में क्या है आज, लेकिन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी, आप जानेंगे तो तमिलनाडु में भी मोदी जी इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर। दिस इज केमिस्ट्री।
दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, उसको हम कैसे वोट में तब्दील करें ये हमारी जिम्मेवारी है। आज करेंगे, कल करेंगे, जैसे भी होगा हम करेंगे, लेकिन आइडियोलॉजिकल बेस्ड तरीके से करेंगे। आखिर मोदी जी जब तमिल लिटरेचर की बात करते हैं, जब तमिल कवियों की बात करते हैं, यूएनओ के फोरम पर करते हैं, तो यह बताता है कि नेशनल एस्पिरेशंस को रीजनल एस्पिरेशंस के साथ जोड़ करके किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये लोग कुर्सी के लिए लगे हुए हैं, तो ये भारत भ्रमण पर निकले रहें, चलते रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जुड़ जाओगे तब भी लड़ेंगे, नहीं जुड़ोगे तब भी लड़ेंगे, हम तो इश्यूज पर लड़ते हैं। तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई। दो राज्य रह गए। गोवा से मैं शुरू करता हूँ। गोवा में ये कहा जा रहा है कि बड़ा ही हंग हाउस होगा। एक तो जिस तरह के लोगों को आपने टिकट दी उस पर बड़ा, हम लोग गोवा में गए थे पंचायत करने के लिए,
उन्होंने बोला कि देखिए पार्टी विद अ डिफरेंस। तो मैंने वहाँ के नेताओं से पूछा, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिनको आपने भेजा, उन्होंने बोला देखिए यहाँ की राजनीति तो ऐसी है, वहाँ पे हम सपा पे अटैक कर रहे हैं क्रिमिनल केस के, लेकिन क्या करें अब, ये तो ऐसी है। तो एक तो वो, दूसरा ये कि पिछली बार आप पीछे थे, यहाँ वहाँ से तोड़ के आपने बना ली, क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ी है। एक तो पार्टी भी मजबूत हुई है, पार्टी का आइडियोलॉजिकल बेस भी बढ़ा है, और आइडियोलॉजिकल बेस के साथ साथ हमारे साथ जुड़ने वालों की संख्या भी बढ़ी है। बड़ी संख्या में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी आए और हमारे साथ टिक गए हैं और टिके हैं। उससे हमको एक सबसे बड़ी बात यह है कि गोवा में एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी 40,000 की होती है और दूसरी 40 सीट्स हैं, मार्जिन बहुत कम रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अच्छा लड़े हैं और हम कंफर्टेबली अपने ही स्तर पर, अपने ही ताकत पर सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड की चर्चा करते हैं, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हंग हाउस की सूरत हो सकती है। नहीं होगी, नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली वहाँ सरकार बना रही है उत्तराखंड में। और ये ठीक है कि वहाँ हमने मोमेंटम देर से गेन किया। एक तो कोरोना, ठंड, अब 20-30 कंस्टिट्यूंसीज वहाँ की ऐसी हैं जो बर्फ़ में ही पड़ी हुई थी, चमोली से लेकर के ये सारा जो एरिया है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत, और पहाड़ों में मूवमेंट बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए माहौल बनने में टाइम लगा। इलेक्शन जल्दी आ गया और साथ में कोरोना भी था, इसलिए देर से हमने मोमेंटम गेन किया, लेकिन वी आर विनिंग। मणिपुर में कांटे की टक्कर है, आपको लग रहा है? बिल्कुल, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहली बात तो है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मणिपुर का चुनाव लड़ा। वहाँ के जो आतंकी संगठन है, यहाँ के जो इंसर्जेंट आउटफिट्स हैं, वो भी बोल रहे हैं बीजेपी को वोट दो। मैं देख के बड़ा हैरान हो गया। ये उनका मत हो सकता है, लेकिन नेशनलिस्ट फोर्सेस वहाँ मजबूत हुई हैं और नेशनलिस्ट फोर्सेस ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का तय किया है। नड्डा जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, खूब बैटिंग की आपने अच्छे से, और आपके जवाब देने भी बहुत अच्छे हो गए क्योंकि आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। तो आप एक के बाद एक धराधर जवाब दे रहे थे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने प्रश्न पूछे, हमने कोशिश की कि मैं न्याय कर सकूं आपके साथ भी, प्रश्नों के साथ भी, और देश की जनता के साथ भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।